सबको सबसे पहले फिर से हैप्पी मकर संक्रांति। ओके, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। कि अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि प्रिज्म में जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी क्या मैथमेटिक्स होती है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म बहुत आसान टॉपिक है। सिर्फ एक जगह पेज फंसेगा बेटा, थोड़ा सा, बस एक जगह, वो भी ग्राफ में। उसे कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में डाल सकूं। फिलहाल टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब हम लेंस, मिरर वगैरह सब पढ़ चुके, अब प्रिज्म पढ़ते हैं। तो मान लो ये प्रिज्म है, ये रहा प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म का नाम मैंने दे दिया एबीसी, और इस पर मैंने डाली मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये शब्द पहले समझाता हूं, ये क्या कलेश है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये क्या स्टाइलिश सा वर्ड फेंक दिया। एक्चुअली यदि मैं व्हाइट लाइट डालूंगा तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे को पता है कि वो बाहर जाके डिस्पर्जन करेगी। व्हाइट लाइट डालूंगा तो 7 कलर बाहर निकलेंगे, सबको पता है ना। तो अभी उस चुल्ल से बचने के लिए, देखिए उससे बचने के लिए मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली है। व्हाइट लाइट ना 7 कलर से मिलकर बनी होती है, 7। तो इसलिए प्रिज्म में डालते हो तो वो 7 कलर का चेहरा अलग अलग हो जाता है, 7 कलर में टूट जाती है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, प्रिज्म में डालोगे 7 कलर बाहर आ जाएंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जब मैं पहले से ही मोनोक्रोमेटिक लाइट डालूंगा, मोनो एक्टिंग, मोनोक्रोम, मोनोक्रोमेटिक, एक सिंगल कलर, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब यहाँ पर प्योर रेड डालिए, प्योर वॉयलेट डालिए, प्योर ऑरेंज डालिए, मतलब सिंगल कलर डालना है, कोई एक ही सिंगल कलर डालना है, ठीक है। तो अब इसमें अभी आप डिस्पर्जन पढ़ने को नहीं मिलेगा, और पढ़ने का सही तरीका यही होता है, पहले बेसिक सस्ती चीजें पढ़ो। ये सस्ता है, ये सस्ता है, व्हाइट लाइट में तो भसड़ हो जाएगी ना। चलिए, तो मैंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली प्रिज्म में, और ऑब्वियस सी बात है यहां आने के बाद वो डॉट डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधी नहीं जाएगी सीधी, क्योंकि इसका एक बार यहां रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहां रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब मैं आगे रिफ्रैक्शन पढ़ाऊं उससे पहले ये जो एंगल ए है ना, एंगल ए, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ठीक है। इसमें तो आपकी डिक्शनरी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा, समझ में भी आ रहा होगा प्रिज्म एंगल। इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब यहां कान खड़े होने चाहिए। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्यों भाई, इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल क्यों बोला भाई, इसका रिफ्रैक्शन से लेना देना क्या है। तो इसका जवाब मैं ड्यूरिंग डेरिवेशन बताऊंगा कि इस एंगल को रिफ्रैक्टिंग एंगल क्यों नाम दे दिया। रिफ्रैक्टिंग एंगल तो सर वो था जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है या डेंसर से रेयर जाती है, तो जो रिफ्लेक्ट होकर नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। आज आप अपनी डेफिनेशन क्यों चेंज कर रहे हो, तो ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रिज्म एंगल को समझने के लिए कि इस समय एक चीज क्लियर कर देता हूं। इस समय इस फिगर में केवल ए ही को प्रिज्म एंगल या ए को ही रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे, बी और सी को नहीं बोलेंगे। वो मैं बताऊंगा कि बी और सी को क्यों नहीं, या ए को ही क्यों, या इसके पीछे क्या डेफिनेशन है, अभी बता दूंगा। तो चलिए यहां पर हम रिफ्रैक्शन, सबसे पहले यहां रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, और एक काम करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लेते हैं। μ2 किसका, खुद प्रिज्म का, और इधर उधर का μ1। ये पहले से लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि आपके लिए ऐसे सवाल भी वेट कर रहे हैं। लेंस की तरह प्रिज्म को भी हम लिक्विड में डालेंगे, तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ताकि अब मैं खाली म्यू में पढ़ाऊं, म्यू, और सराउंडिंग को बाय डिफॉल्ट एयर ले लूं, तो ठीक है। तो एयर वाले तो सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे, लेकिन यदि इस प्रिज्म को उठा के किसी लिक्विड में डाल दिया तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें एयर में डाल लो, लिक्विड में डाल लो, दारू में डाल दो, किसी में भी डाल दो, ठीक है। आप रुकोगे नहीं, आप अटकोगे नहीं। तो μ2 है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 है इसके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, और हाँ ध्यान रखना, μ2 μ1 से बड़ा ही है अभी, है ना, तो यानी ये डेंसर है। तो अब यदि सबसे पहले लाइट इस जगह रिफ्रैक्शन सफर करेगी, क्योंकि ये जो लाइट जा रही है यहाँ मीडियम चेंज हुआ, तो रिफ्रैक्शन वही पढ़ना है बेसिक। सबसे पहले मैं इस पर नॉर्मल डालूंगा, इस सरफेस पर, क्योंकि ए बी सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, और इस पॉइंट पर तो मैंने एक नॉर्मल डाला,
ये मैंने नॉर्मल डाला, ये रहा पॉइंट एम। तो ध्यान रखना नॉर्मल डाला है मैंने, ये जो डॉट 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 ये नॉर्मल डाला है, तो यानी ये जो एंगल है वो 90 हुआ ये। तो अब रूल के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो आई होगा, लेकिन मैं इसे I1 बोलूंगा क्योंकि कहानी में अभी और भी आई बनने वाले हैं, और इस एंगल को R बोलूंगा। नहीं सॉरी, अभी कहा, अभी क्यों, ठीक है, ठीक, ये रहा I1। अब ये लाइट देखना बेटा, गौर से देखना, ये लाइट सीधी तो जा नहीं पाएगी ना, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, ये मैंने नॉर्मल की ओर मोड़ दी, तो इस एंगल को R1 बोलेंगे, ठीक है, इस एंगल को R1, क्योंकि देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो सीधी नहीं जा पाई, और गौर से देखो ये जो रे है मैंने नॉर्मल की ओर ही बेंड करी है, गौर से देखेंगे तो ये जो रे यूं जा रही थी यूं, वो यूं ना जाके नॉर्मल की ओर बेंड कर दी, देखो ये यूं बेंड कर दी, यूं बेंड कर दी, तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं। तो ये हो गया एंगल R1, ठीक है, आई भी नॉर्मल के साथ है और आर भी नॉर्मल के साथ है। और थोड़ा सा याद दिलाऊं तो इस एंगल को भी कुछ बोलते थे, याद करो याद करो याद करो, इस एंगल को भी कुछ बोलते थे, कोई बता सके तो जल्दी बताओ। इस एंगल का भी कुछ अपना नाम था, लाइट अपने बिल्कुल ठीक, डेल्टा, हर्ष और माधव जीत गए, निकुंज प्रांशु ने भी ठीक बोला, दिस इज डेविएशन। तो डेल्टा लिख रहा हूं मैं, डेल्टा 1, ये 1 इसलिए बोला मैंने I1 R1 डेल्टा 1 क्योंकि भी यहाँ पे तो बच्चे कहानी, अब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट हो जाती है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट हो जाती है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो लाइट यूं जा रही थी यूं जा रही थी, अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट हो गई, उसको डेविएशन बोलते हैं। तो ये हो गया डेल्टा 1। तो जो आपने यहां पढ़ा इस जगह वही अब हम यहां करेंगे, नई घोड़ी नई चाल, है ना, आओ मिलो सीलो सालो, है ना, कच्चा धागा रेस लगा लो, नई घोड़ी नई चाल, यहां पे पढ़ते हैं। फिर से यदि आपको इस रे का, अब इसके लिए तो ये इंसिडेंट रे ना, ये डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ एक और चीज, यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, यहां पर नहीं बनेगी, यहां पर क्यों हो सकता है, यहां TIR ही हो जाए यदि यहां पर, क्योंकि डेंसर से रेयर जाने वाली कंडीशन से सेटिस्फाई हो ही गई ना, और बाई चांस इसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो ये बाहर नहीं TIR हो जाएगी। तो अभी मैं ये एज्यूम करके डायग्राम बना रहा हूं कि अभी TIR नहीं हो रहा, यानी वो थोड़ा एक लेवल और ऊपर हो गया टॉपिक, तो अभी मैं ये एज्यूम करके बना रहा हूं कि यहाँ TIR नहीं हो रहा। तो अब सबसे पहले तो मैं यहाँ नॉर्मल डालूंगा, इस देखो जो AC सरफेस है इस पे नॉर्मल डालूंगा, तो गौर से देखिएगा मैं ये नॉर्मल डाल रहा हूं, तो ये जो नॉर्मल जहां इंटरसेक्ट हुए उस जगह का नाम मैंने दे दिया O। देखो एक नॉर्मल इस AB सरफेस पे डाला था, एक इस पे डाला था, इस जगह का नाम M, एंगल M 90 है, और इसका नाम N, एंगल N भी 90 है, ये वाला देखो मैं कौन सा एंगल बोल रहा हूं इसमें, एंगल AMO, एंगल AMO वो 90 है क्योंकि आपने बनाया है, और ऐसी एंगल ANO, एंगल ANO ये 90 है, ठीक है। अब यहां पर हमें ये पता चल गया कि इस रे के लिए ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, सबको पता है ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये देखना ट्रेसिंग समझ में आई या नहीं आई, ट्रेसिंग मैंने ये लाइट सीधी ना फेंक के नॉर्मल से दूर कर दी। तो अब इस एंगल को और इस एंगल को भी कुछ नाम दे देते हैं, इस एंगल का नाम मैंने R2 दे दिया और इस एंगल का नाम I2 दे दिया। समझ में आ गई कहानी है, समझ में, अभी थोड़ी सी बसड़ और लग रही होगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा सर आप इसे I2 नाम दीजिए, इसको नाम I2 दीजिए, क्योंकि अब ये इंसिडेंस एंगल है, क्योंकि एरो देखिए आप, ये एरो देखिए, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, तो इसे R नाम दे दो, तो बात तो जायज है। लेकिन नाम में क्या रखा है ना, यदि नाम बदल के यदि हमारा काम आसान हो जाए तो हम आसान रास्ता अपना लेंगे। अब ऐसे करके क्या काम आसान हो जाएगा, ऐसे करके काम ये आसान हो जाएगा कि हम प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी की भी तो इज्जत करते हैं ना। तो यदि मैं ऐसे करके लाइट डाल के ऐसे निकल रही है तो ये भी तो सच है, ऐसे लाइट डालूंगा तो ऐसे निकल आएगी भाई। यदि ये रे डायग्राम सक्सेसफुल है और ऐसे ही हो रही है तो फिर ये भी तो सच है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ऐसे जाके ऐसे जा रही है तो ऐसे जाके ऐसे निकल आएगी, उस समय ये इंसिडेंस एंगल की तरह बिहेव कर जाएगा। तो हमारी थ्योरी ना सिमिलरली थ्योरम लग जाएगी। सिर्फ इतना चंट बनाए बेटा, हो सकता है आपके दिमाग में ये आज नहीं तो कल क्वेश्चन आए कि आप इसे आई क्यों नहीं नाम दे रहे, तो यहां सिर्फ इतना चंट बनाए, इतना कि जब मैं रिवर्सिबिलिटी लगाऊंगा तो सिमिलरली थ्योरम बहुत इजीली इफेक्टिवली लग जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको I2 नाम दे दिया। अब बताइए ये जो रे है फाइनल इमर्जेंट रे, ये है
फाइनल इमर्जेंट रे ये है, इसको मैं पीछे मिलाऊं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा फिगर, एक काम करता हूं मैं, एक बड़ा फिगर बनाता हूं, है ना, यहाँ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ठीक, एक बार और सही, मैंने यहां लाइट डाली, मैंने यूं लाइट डाली, ठीक है। तो सबको पता है सीधी नहीं जाएगी, एक बार और आपकी प्रैक्टिस फटाफट कराते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ नॉर्मल डाला, ये मैंने नॉर्मल डाल दिया, तो इस एंगल को आई बोला गया है, I1, ठीक है। और फिर ये लाइट यूं चली गई, और ये कुछ ये और ये पैरेलल हो, एक में गारंटी नहीं है। अच्छा, इसको प्रिज्म का बेस बोलते हैं, जो प्रिज्म एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है उसको प्रिज्म का बेस बोल देते हैं। यदि प्रिज्म एंगल बी है, अब पहले मैं ये क्लियर करता हूं कि कब ए को प्रिज्म एंगल बोलेंगे, कब बी को प्रिज्म एंगल बोलेंगे। देखिए, इस समय यदि आप इस रिफ्लेक्शन को गौर से देखो, तो रिफ्रैक्शन प्रिज्म के तीनों साइड से नहीं हुआ है, एक साइड ए बी यूज हुई है और एक कौन सी एसी यूज हुई है। एक ए बी वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ है और एक एसी वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ है, बीसी पे तो लाइट आई ही नहीं है, ठीक है। तो जिन दो सरफेसेस के बीच में रिफ्लेक्शन हुआ है, जिन दो सरफेसेस के बीच में जो रिफ्लेक्शन हुआ है, उनके बीच में जो एंगल फंसेगा उसको प्रिज्म एंगल पुकारना होता है। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो मेरे पास ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, लाइट मैंने डाली और इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर इधर, तो ये वाले को प्रिज्म एंगल बोलेंगे। लाइट कुछ इस अंदाज में डालो कि यूं और यूं करके बाहर निकले, यहां और यहां डाले, यहां और यहां से निकले, तो फिर इसको प्रिज्म एंगल बोलेंगे। ये है सही डेफिनेशन प्रिज्म एंगल की। लाइट मैंने यूं डाली, इधर वाले में डाली और इधर निकल आई, इधर डाली, तो इसको, सॉरी यहां से दिखेगा आपको, इसको प्रिज्म एंगल बोलेंगे। ये शर्त है प्रिज्म एंगल बोलने की। तो चलो यहाँ पे अब डाउट जो रह गया वो रह गया। चलो तो सर मान लिया प्रिज्म एंगल किसको बोलेंगे, इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल नाम क्यों दिया, तो वेट एंड वॉच, पहले मैं इसकी प्रैक्टिस यहां करा दूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा फिगर बना के फिर थ्योरी नहीं सिखा पाऊंगा, मुझे जगह तो चाहिए ना बोर्ड पे। तो ये जो फिगर थोड़ा छोटा हो गया है उसको बड़ा करके दिखा के जूम करके कोशिश कर रहा हूं, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये लाइट सीधी नहीं जा पाई क्योंकि यही इस पॉइंट के आ गई, इसको डॉट 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 होना पड़ा, फिर ये यहां पे आके बेंड हो गई। तो इस एंगल को आपने नाम R1 दिया है और इस एंगल को Δ1 दिया है। जो यहाँ थोड़े छोटे छोटे बन रहे हैं यहाँ मैंने बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे बेटा मैं यहाँ नॉर्मल डाल रहा हूं, ठीक है, ये जहां मिले उसे ओ नाम दे दिया। अब मैंने इस एंगल को नाम चालाकी बरतने के लिए इसका नाम R2 दे दिया और ये लाइट बाहर निकल गई, ठीक है, इसको नाम I2 दे दिया। दैट्स इट, ये फिगर। अब यहीं तक वही बना रहा हूं, क्या वही बना रहा हूं, बस थोड़ा जूम कर दिया है। अब जो इमर्जेंट रे है इसको पीछे मिलाइए, इमर्जेंट रे। तो अब मैं जो यहां दिखा रहा हूं, जैसे मैंने ये इमर्जेंट रे इसको यहां पीछे मिलाया, तो सबसे पहले जैसे ये Δ1 है, ये Δ1 है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से, एक मिनट, जैसे ये जो लाइट है अपने ओरिजिनल पाथ से जाने की बजाय इतना मुड़ गई, तो ये वाला Δ1 था। तो क्या मैं इसे Δ2 बोलूं तो क्या जायज रहेगा या नहीं रहेगा, पहले तो ये बताओ। जैसे ये Δ1, क्या इसे Δ2 बोले तो उचित होगा, जायज होगा कि नहीं। अब कई लोगों को ये बात नहीं समझ में आई होगी, सर ये कैसे Δ2 हो गया, उधर की तरफ होगा। तो आइए, हाँ, वर्टिकली अपोजिट। माधव बिल्कुल ठीक, सही पकड़े हो, बाकी सब लोग भी पकड़ो। एक्चुअल में जिस तरीके से मैंने थ्योरी यहां सिखाई है उसी थ्योरी को यदि मैं यहां अप्लाई करूं, ठीक है, तो सुनिए, मान लो ये नहीं बात कर रहा मैं, ये रे यूं जाती कि नहीं जाती, ये वाली देखो, ये ऐसे जाती कि नहीं जाती। यदि रिफ्रैक्शन यहां नहीं होता, तो यहां रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये यूं जाती, लेकिन इसे मजबूरी बस यूं जाना पड़ रहा है। तो ओरिजिनल पाथ तो इस रे का ये है ना, अपने ओरिजिनल पाथ से इधर मोड़ी, तो दिस विल बी द एक्चुअल Δ2। सर Δ2 ये होगा, लेकिन यदि मैं इस रे को पीछे बढ़ा दूं तो वर्टिकली अपोजिट से बात वही हुई, Δ2 ये भी वही है, ये भी वही है। आप पीछे से देख लो, आगे से देख लो, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना शिफ्ट होती है, ओरिजिनल। अब आप ना, मैं यहां से पकड़ूंगा, आप इधर भी देखना और इधर भी देखना, दोनों से ही एक ही बात पड़ रही है। तो ऐसे ये, ठीक है, तो ये भी एंगल ऑफ डेविएशन है। चलिए, अब ये जो Δ2 है, क्योंकि तो यहां थोड़ा छोटा हो गया फिगर, इसलिए मैंने वहां बड़ा बनाया। तो इसको ये Δ2 ओके करूंगा आपकी तरफ से ओके करूं इस फिगर में, क्योंकि मैं बाद में वो मिटा दूंगा, बाद में तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा बेटा। क्या कैमरे में सेम दिख रहा है ना, कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं, वही फिगर यहाँ पे
थोड़ा सा ट्रिम वे में, जल्दी बताओ, ये और ये, ठीक है, केवल एक को दिख रहा है, ये भगवान, ये भगवान, हाँ टाइप करने में, या तो बोलो नहीं दिख रहा, या हाँ अब आ रही है, हाँ, एक दो बार मुझसे सुन लेते हो तब जाके। अच्छा, आज मकर संक्रांति है तो पेच लगा रहे होगे कहीं, है ऐसा तो नहीं, कहीं पेच लग रहे हो आपके? अरे मैं पतंग की बात कर रहा हूं, है ठीक, चलिए ओके। अब एक और चीज, ये डेल्टा, सारी चीजें मैंने नाम दे दिया, I1 R1 डेल्टा 1 I2 डेल्टा 2 I2। एक और एंगल, ये कुल मिला के डेल्टा है, यानी ओवरऑल यहां से लेके यहां तक जो डेविएट हो गई, आइए दिखाता हूं मैं कि यहां से लेके यहां तक डेविएट जो हो गई, कि देखो लाइट एक्चुअल में यूं जा रही थी, यूं जा रही थी, यूं जा रही थी, लेकिन फाइनली उसे जाना यूं पड़ रहा है। ये फाइनल इमरजेंट पाथ है। दो बार झटके झेलने के बाद, एक झटका यहां लगा, एक यहां लगा, तो यदि कोई झटका नहीं लगता तो वो तो यूं जा ही रही थी, ओरिजिनल पाथ, लेकिन दो झटके लगने के बाद ये यूं जा रही है, तो ये ओवरऑल डेविएशन है ये वाला। और एक इंटरेस्टिंग बात ये लगेगी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के ये वेरीफाई भी होता हुआ दिख रहा होगा, चेक करो कि ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है, वेरीफाई भी होता हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो डेल्टा मैंने यहां बनाया है वो यहां बना दूं, ठीक है, डेल्टा। अच्छा, जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ रही मैं ऐसे भी नहीं मिटा रहा, मैं ऐसे भी नहीं मिटा रहा, मैं थोड़ा यहां पे एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है, होपफुली कि आपको ये फिगर ठीक दिखने लगा होगा। अब आ जाइए बिल्कुल बच्चों जैसी ज्योमेट्री, बच्चों जैसी ज्योमेट्री की, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का टोटल 360 होता है, ट्राइंगल का 180 होता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल देखिए, MANO, मानो, मानो या ना मानो, MANO, MANO, ठीक है। तो बताना ये वाला जो एंगल है OMA, एंगल OMA, एंगल OMA, ये तो 90 है, हमने अपने हाथ से डिजाइन किया है, तो इस क्वाड्रिलेटर में ये वाला एंगल 90 है। और एक ANO, 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 ये M, ये N, ANO, ये भी 90 है, ठीक है। तो यानी एक बार लिख देता हूं, एंगल M प्लस एंगल A प्लस एंगल N प्लस एंगल O, ये 360 है, चारों एंगलों का टोटल 360 होता है, जिसमें ये और ये 90 हमने अपने हाथ से ड्रॉ किए, एंगल M प्लस एंगल N। अच्छा, जिसको खाली एंगल M बोलने में दिक्कत आ रही हो, इसलिए मैंने उनके लिए पूरा एंगल बोला, एंगल OMA, OMA, इससे क्लियरिफाई हो जाएगा। तो ये 90, ये A, ये 90, ये O, ये 360, तो इसका मतलब एंगल A प्लस O 180 रह गया, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए फिर उस ट्राइंगल में, क्योंकि उसका सस्ता फिगर ये है, थोड़ा छोटा, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं MNO, ए हटा देता हूं, एक को गोली मार दो, केवल MNO रहने दो, MNO, ये तो एक ट्राइंगल है, और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का टोटल 180 होता है। अब MNO में एंगल एक R1 बनना है, एक R2 बनना है, एक O, तो R1 प्लस R2 प्लस O, ये 180 आ रहा है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस O, ये 180 आ रहा है ना 180, ठीक है। तो अब A प्लस O भी, दैट इज, दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, आपका R1 प्लस R2 प्लस O, R1 प्लस R2 प्लस O भी 180 और A प्लस O भी 180, दोनों ही 180 है ना, दोनों ही 180 निकले, तो O से O कट गया, तो आप नोटिस करिए R1 प्लस R2 इक्वल टू A। ये प्रिज्म की अपनी एक ज्योमेट्री है, प्रिज्म का ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये प्रिज्म का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे याद करना पड़ेगा। जैसे किसी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग, एंगल का योग 180 होता है, फलाने में ये होता है, ढिमके में ये होता है, प्रिज्म में ये परमानेंट थ्योरम होती है, R1 प्लस R2, ये वाला R1 ये वाला R2 इक्वल टू एंगल A। इसी वजह से, इस इक्वेशन की वजह से ही प्रिज्म एंगल को रिफ्रैक्टिंग एंगल नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रिज्म एंगल है और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, टोटल तो है ही ना, तो इसीलिए प्रिज्म एंगल को रिफ्रैक्टिंग एंगल यहीं से नाम पड़ा है। चलिए, होपफुली आपको ये समझ में आ गया। तो मैं मतलब इन सबको मिटा देता हूं, ठीक है। इसके बाद ये जो रिजल्ट निकला है इसको साइड में लिख देते हैं, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। अब एक और चीज गौर से देखिएगा, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर ही है ना, कंफर्म करो।
अब कुछ कंजड़ों की ना आदत क्या खराब होती है, बुद्धि। यदि मैं इसको यूं दिखा पा रहा हूं और इसको देखो, ये दो लाइन काट रही हूं, मैं कहूं ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो कहेंगे ना सर क्या बात कर रहे हो, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, पता ना ये एंगल और ये एंगल बराबर है ये एंगल और ये एंगल बराबर है या नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, बराबर ही है ना, ठीक। तो वो आई यहाँ पे दिख गया, थोड़ा यहां से दिखा दूंगा लो। तो अब आप बताओ, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये पूरा I1 है, तो ये पूरा भी तो I1 हुआ। तो बताना I1 किसके बराबर है, डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर है, क्योंकि ये I1 तो ये पूरा भी I1, तो डेल्टा 1 और R1 मिलकर I1 बना रहे हैं। और फिर सिमिलरली थ्योरम, अब देखो समझ में आ रहा होगा कि जैसी इक्वेशन यहां बनेगी वैसी इक्वेशन वहां बनेगी, इसीलिए उसको I2 माना है। बनाओ वहां पर, बताना कुछ रह गया मेरे से मिसिंग। हमने ये, हाँ ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये इमरजेंट रे, ये पूरा I2 है, ठीक है। हाँ देखो ये नॉर्मल और ये इमरजेंट रे I2, तो गौर से देखो ये पूरा टोटल इस पूरे के बराबर होगा, तो I2 यहाँ किसके बराबर है, I2 यहाँ पर डेल्टा 2 प्लस R2। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, एक सिमिलर रिदम बन रहा है। अब यदि मैं इसे I और इसको R बोलता तो रिदम सेम नहीं बनता। तो अब यहां से डेल्टा 1 कितना हो गया, डेल्टा 1 हो गया I1 माइनस R1, और डेल्टा 2 हो गया I2 माइनस R2। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि गौर से देखो, यदि एक्सटीरियर एंगल सिंस यदि हम इस रे डायग्राम को गौर से देखें तो ये जो डेल्टा है ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर है कि नहीं, ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के टोटल के बराबर है। टोटल डेविएशन जो एक रन, मतलब कुछ रन इसने बनाए कुछ रन इसने बनाए, ये पूरे टीम के रन हो गए। तो डेल्टा बराबर, अब क्योंकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हम पहले ही पहले कर लिए, निकाल लिए, इसको लिखूंगा I1 माइनस R1, इसको लिखूंगा I2 माइनस R2, है ना, I2 माइनस R2, रीअरेंज कर लो, I1 प्लस I2, रीअरेंज कर रहा हूं बस, R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के थे तो इनका माइनस बाहर ले लिया, और R1 प्लस R2 A होता है। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। पहले इतना समझ में आया या नहीं आया बोलो, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। ये मैं मिटा रहा हूं, नोट्स में सब कुछ मौजूद है, तो इसे मिटा के मैं वो चीज, क्योंकि मैंने उस फिगर को नहीं मिटाया, नहीं तो मैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं मिटाता। तो दूसरा रिजल्ट क्या निकला, दूसरा रिजल्ट निकला कि डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। एक ये रिजल्ट आपको याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, ठीक है। ये अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी शुरुआत है, ये तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास फिल्म है लेकिन आसान, ठीक है। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। अब एक एक्टिविटी जो आपकी, एक्चुअली एक्टिविटी नहीं, प्रैक्टिकल, जो आपके सिलेबस में भी था प्रैक्टिकल। यदि ये कोरोना टाइम पीरियड नहीं चल रहा होता तो लैब में पक्का ये प्रैक्टिकल करने को मिलता। एक प्रिज्म दे दिया जाता आपको लैब में, एक व्हाइट पेपर दे दिया जाता, कुछ पिन दे दी जाती, ठीक है, और एक प्रैक्टिकल करने को दिया जाता। अब यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि यहां तक जो आपने पढ़ा वो सस्ता था बिल्कुल, 9-10 की ज्योमेट्री थी, सिंपल सा, रेयर टू डेंसर वो मुड़ जाएगी, रेयर डेंसर से रेयर दूर चली जाएगी, यही थी बस। अब देखो, यदि हमको ये टास्क दिया जाता प्रैक्टिकल में कि इस एक्सिस पर डेल्टा ले लीजिए और इस पर इंसिडेंस एंगल ले लीजिए, इंसिडेंस एंगल, ठीक से सुनना, इस एक्सिस पर डेल्टा यानी इस डेल्टा और इस आई के बीच में ग्राफ खींचना है, डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ खींचना है हमको। अब ये ग्राफ खींचेंगे हम एक्सपेरिमेंटली। जैसे सपोज करो आपसे मैं कहूं वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचो, तो एक्सपेरिमेंटली तो कुछ वोल्टमीटर लोगे, एमीटर लोगे, सर्किट लोगे, उन्हें बैटरी लोगे, जोड़ोगे, फिर आप क्या करोगे, वोल्टेज की डिफरेंट रीडिंग पर आई की डिफरेंट रीडिंग लोगे और उन्हें ग्राफ पेपर पर सजा दोगे। तो वैसे ही जब हमने डेल्टा और इंसिडेंस एंगल के बीच में ग्राफ खींचेंगे ना, ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये ग्राफ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ग्राफ है। अब इसको एग्जैक्ट इक्वेशन से तो नहीं समझा पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी समझा दूंगा। इक्वेशन से तो नहीं समझा पाऊंगा कि सर ये ग्राफ, क्योंकि बच्चे के मन में आता है
इस ग्राफ की शेप ऐसी क्यों, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं, सर्कुलर क्यों नहीं? क्योंकि अब तक आपने इक्वेशंस को देख देख के ग्राफ खींचे। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन खींच दो, आर बराबर वो बी बराबर आर आई, सर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये ग्राफ की शेप ऐसी क्यों, ऐसी क्यों? यहां थोड़ा धीमे धीमे बोलूंगा, पकड़ना मुझे। पहले तो ये देखिए किस किस के बीच में ग्राफ है। ये इस डेल्टा, ओवरऑल डेल्टा, यहां से डेल्टा 1 डेल्टा 2 से दिमाग हटाऊं आपका पहले, ठीक है, इस डेल्टा, ताकि डेल्टा हाईलाइट हो जाए। इस डेल्टा और आई के बीच में मैं ग्राफ खींचना चाह रहा हूं। जैसे जैसे मैं आई बढ़ाऊंगा ग्राफ इस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, आई बढ़ाता चला जाऊंगा, ग्राफ गिरता फिर बढ़ने लग जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ऐसा क्यों। एक रैंडम और रफ वैल्यू लेते हैं, रफ। सपोज करो मैं प्रैक्टिकल में लैब में हूं, I1 टेबल बना रहा हूं, I2 और डेल्टा, मतलब मैंने I2 को भी शामिल कर लिया अपनी टेबल में। कायदे से तो मुझे ग्राफ इसमें बनाना था, सिर्फ इसमें और इसमें। तो मैंने देखा कि जब मैं 40 डिग्री पे लाइट डाल रहा हूं तो लाइट 60 डिग्री से बाहर निकल रही है और 10 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन दे रही है। सुनना सुनना सुनना, समझना। मैं रैंडमली वैल्यू ले रहा हूं। मैंने देखा कि जब मैंने यहां 40 डिग्री से लाइट डाली, 60 डिग्री से बाहर निकली, तो ये 10 डिग्री था। जस्ट इमेजिन कर लेना, इस इक्वेशन में घुसा के मत खेलना कि ऐसे तो मैच नहीं कर रही, उससे मैच मत करना, मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। 40 से लाइट डाली, इमेजिन करो 60 से बाहर निकली और ये भाई साहब 10 डिग्री रह गई। फिर मैंने, भाई एक वैल्यू से थोड़ी नहीं ग्राफ खिंच जाएगा। मान लो मैंने ये एंगल कर दिया 50, मैंने पाया ये 55 हो गया है और ये 8 डिग्री हो गया है। मतलब अब दूसरी वैल्यू है, इमेजिन करो 50 पे लाइट डाली, 50 पे लाइट डाली, 55 पे बाहर निकली, 55 डिग्री बोल रहा हूँ ये ना, 50 पे लाइट डाली, 55 पे बाहर निकली और एंगल ऑफ डेविएशन 8 है। ऐसे ही मैं कोई और रैंडम वैल्यू लूंगा, ऐसी कोई रैंडम वैल्यू लूंगा, ऐसी फिर लूंगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, आपका दिमाग कहां तक चलता है कि अब यहां पर बस मुझे ये बता देना कि इसकी वैल्यू 8 से, मतलब यहां पे क्या लगता है किस कैसी वैल्यू होगी यहां पर। जैसे मैं लगा रहा हूं 10, 8 कुछ ऐसे कर रहा हूं ना, तो यहां पे आपको वैल्यू जज करनी है। इस बढ़ाते 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 सपोज करो मैंने ये 60 कर दिया, तो मुझे जज करके बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, बताइए। कम आएगी, 0 आएगी, कुछ कह रहे हैं 0, कम आएगी, 6 आ सकती है, कृष्णा कह रहा है कम। मतलब ये 40, 45, 50, 55, 60 है ना, ऐसे कर रही तो थोड़ी सी कम आएगी। प्रियांशु भी कह रहा है, निकुंज भी कह रहा है, कन्हैया कह रहा है शायद डिसाइड नहीं कर पाएंगे। डिसाइड कर लोगे आप, हिंट है, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। अच्छा लेट मी एक्सप्लेन, मैं हिंट दूं आपको एक। अच्छा 6 या 4 के समथिंग कह रही है इशिका। अब मैं एक हिंट देता हूं, आर यू रेडी फॉर गेटिंग हिंट? हर्षिता कह रही है 6। ओके ओके ओके, ओ शाबाश अर्जुन, अर्जुन ने पकड़ लिया, शाबाश मेरे चीते, अर्जुन ने पकड़ लिया। अब देखिए देखिए, हाँ अर्जुन ने एग्जैक्ट पकड़ लिया। अब देखिए देखिए, अरे अब सुनिए मैं हिंट दे रहा हूं। छवि ने भी पकड़ लिया, शाबाश छवि, शाबाश, सही पकड़े, छवि ने भी सही एग्जैक्टली आंसर दिया है। इसे बोलते हैं थोड़ा सोच के समझ के आंसर देना। उन्होंने कम और ज्यादा नहीं दिया आंसर, उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू और बता दी। चलिए मैं हिंट, मुझे हिंट देने तो दो। मान लो मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्वेरी, जयंत ने भी पकड़ लिया, अरे वाह जयंत मेरे हीरो। ऐसा तो नहीं आपस में पास कर रहे हो क्वेश्चन की यार तेरे को शाबाशी दे रहे हैं, जल्दी होता क्या आंसर देना है। जयंत ने भी पकड़ लिया, अरे तुम तो यदि अपने आप दिया है तो हीरे हो यार, हीरो, हीरे और हीरो दोनों हो। कृष्णा ने भी पकड़ लिया, वेरी गुड। वो मैंने कह दी ना ना ना, कृष्णा ने भी एग्जैक्ट पकड़ लिया। अच्छा जिन्होंने एग्जैक्ट पकड़ा है, जिनकी मैंने तारीफ की है, उनको समझ में आ गया ना कि अंधेरे में तीर छोड़ा है? जल्दी बताओ, अंधेरे में तीर छोड़ा है या समझ में आ गया? मैं एक बार कंफर्म कर लूं, मुझे भी तो खुशी हो रही है कि बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा चलिए, वेरी गुड, इन चारों पर मैं प्राउड फील कर रहा हूं, एज अ टीचर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं हिंट दे रहा हूं बाकियों को, ताकि सब लोग देखिए। एक पजल पूछता हूं, किसी गुप्त भाषा में, किसी कोड लैंग्वेज में, यदि 1 को एज अ 5 कोड लिख दिया है, 2 को 25 लिख दिया है, 3 को 125 लिख दिया है, 4 को 625 लिख दिया है, तो फटाफट 5 सेकंड में बताइए 5 को क्या लिखेंगे? जल्दी से कैलकुलेटर लेके इस्तेमाल करो।
वेरी गुड माधव, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड। माधव भी आ गया है नहीं? हाँ अंशित, वेरी गुड। तो बस यही, इसी पजल में हिंटी। जल्दी से टाइप करो, जल्दी से टाइप करो। किसी कोड लेंगे 1 को 5, 2 को 25 और 3 को 125। दीक्षांत ने भी सही पकड़ा, अल्पना ने दिया है आंसर, जयंत ने तो खैर हीरो हो ही तुम। जल्दी बताओ। हाँ 3125 है ना? गलत। 5 की वैल्यू होगी 1, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 5 इन दैट कोड लैंग्वेज। ओ तेरी यारो भाई, मारो मुझे मारो, ये तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जब किसी कोड लैंग्वेज में 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 25, 3 इज इक्वल टू, तो जब 4 5 की बारी आएगी तो 5 तो 1 ही होगा ना। तो अब हिंट बता दे दी मैंने। यदि ये 60 है, ये 60 है, तो सुनिए और हिंट देता हूं। इससे ज्यादा हिंट क्या चाहिए? मैं आंसर बिल्कुल लास्ट में बोलूंगा उन कंजरों के लिए जो अभी तक कैच नहीं कर पाए। जब 40 पे लाइट डाल रहे हो और 60 पे बाहर निकल रही है और 10 डिग्री का डेविएशन बनना है, तो सुनो, 40 पे लाइट डाल रहे हो, 60 पे बाहर निकल रही है, 10 का डेविएशन बनना है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है 60 पे लाइट डालोगे 40 पे बाहर निकलेगी। अब बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आ रहा है कई लोगों का आंसर। तो ये यही पेयर हुआ, बस यही आएगा 10। अच्छा लग रहा है मुझे कि कई लोगों के आंसर आने लगे। चलो इस हिंट से ही सही, हिंट पकड़ना भी तो सबके बस की बात नहीं है। चलिए, तो अब एक और, अब मुझे बोलने दीजिएगा, है ना? तो ये सच है ना, ये सच है कि नहीं? अच्छा, ये कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो है नहीं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता था कि जितने लाइट डालोगे उतने एंगल से बाहर निकलेगी। याद करो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता था कि जितने एंगल पे लाइट डालोगे उतने से बाहर निकलेंगी, यानी जितना इंसिडेंस एंगल होता था उतना इमर्जेंट एंगल होता था। वो थी ग्लास, पैरेलल ग्लास प्लेट की थ्योरम। पर ये पैरेलल ग्लास थोड़ी नहीं है। ये वहां पर हमको एक चीज मजे में मिल जाती थी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। वो चीज यहां तो नहीं हो रही ना, है ना? वो चीज यहां तो नहीं हो रही। तो चलिए बेटा, नहीं माधव, इस चीज को जज मत करिए कि मिनिमम 45 होगा। इस चीज को जज मत करिए, क्योंकि एक और चीज आप गलतफहमी के शिकार हो गए, वो ये कि ये जरूरी नहीं है कि हर प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म हो। ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, मान लिया कि इसके सभी एंगल 60 60 60 हैं, पर हर प्रिज्म जरूरी नहीं है इक्विलेटरल प्रिज्म हो। तो पहले से एंगल डिसाइड मत करिए। आपको ऐसे भी प्रिज्म मिलेंगे कि एक 90 होगा, बाकी 2 45 होंगे। ऐसे भी मिलेंगे कि एक 90, एक 60, एक 30 होगा। तो फिलहाल मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं। जब मैं स्टार्टिंग में ये बता चुका कि इसको भी आई वाली इज्जत क्यों दी, क्योंकि यदि मैं लाइट यूं डाल रहा हूं और यूं बाहर निकल रही है, तो ये भी सच है कि यूं लाइट डालूंगा तो यूं वापस आ जाएगी इसी को ट्रैक करके। तो उस केस में ये भी इंसिडेंस एंगल होगा। और गौर से समझना, 40 पे लाइट डाल के जब 60 पे निकल रही है, 40 का 60, 40 का 60 और ये 10 है, तो ये भी तो सच है। 60 पे लाइट डालोगे तो 40 पे बाहर निकलेगी, और उस केस में भी ये भी 10 होगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं यदि यहां से, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना कि ये 10 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहां मैं 10 लिख चुका हूं। जब 1 को 5 बोल चुका हूं तो 5 को 1 बोलना पड़ेगा। 40 पे 60 तो 10, 60 पे डालोगे तो 40 से बाहर निकलेगी 10। अब थोड़ी देर के लिए यदि मैं ये वाली टेबल मिटा दूं और सिर्फ आपसे कहूं इस ये वर्सेस ये ग्राफ खींचना है, तो 40 डिग्री पे 10 डिग्री का डेविएशन है, 50 पे ये है, ये। लेकिन जब 60 डिग्री आएगा फिर से 10 डिग्री होगा ना। ये ग्राफ यही तो कह रहा है कि जैसे 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री है ये, तो आप देखोगे इस 10 डिग्री पर, डेल्टा पर ये भी कुछ आई है, और ये भी तो 10 डिग्री ही है। ये पॉइंट भी तो ग्राफ का ही है, इस पॉइंट पर भी तो ये वही 10 डिग्री है। तो आप देख रहे हो इस ग्राफ की शेप ऐसी है कि मान लो ये 10 डिग्री है, 40 और 60। एक बार समझने की कोशिश करिए इसको, क्योंकि आपने देखा कि देयर विल बी 2 इंसिडेंस एंगल फॉर सेम डेविएशन। 2 इस एंगल से डाल लो तब भी यही डेल्टा होगा, और इस एंगल से डाल दोगे तो भी यही डेल्टा होगा या नहीं होगा? तो ग्राफ में वो वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। वही तो कह रहा है कि देखिए 40 पे लाइट डाल दोगे तब भी 10 डिग्री डेविएशन है, और 40 45 50 55 है 60 पे लाइट डाल दोगे तो भी 10 होगा, क्योंकि प्रिज्म ऐसा बिहेव करता है। ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी थी जो अभी आपने देखी। क्या प्रॉपर्टी देखी आपने? क्या प्रॉपर्टी देखी कि देयर आर, और फिगर में देखिए, फिगर में भी दिख रही है कि I1 पर भी डेविएशन एंगल डेल्टा है और I2 पर भी डेल्टा है।
देयर आर टू इंसिडेंस एंगल फॉर सेम डेविएशन। अच्छा, जब हम ऑर्डिनरी ग्राफ खींचते हैं, मान लो ओम्स लॉ का ग्राफ खींचते हैं VI, ये मैंने ग्राफ खींच दिया। अब मैं कहता हूं इस वोल्टेज पे करंट बताओ, तो इस वोल्टेज पे ये रही करंट, यानी यूनिक वैल्यू है, एक वोल्टेज पर एक करंट, दो वैल्यू तो नहीं मिल रही ना। अच्छा, मैं कहूं इस वाले पे बताओ, तो आप पाओगे सर ये रहा। लेकिन इस ग्राफ की शेप हमें चीख चीख के बता रही है कि प्रिज्म में ऐसा बिहेवियर होता है नहीं कि आप इस डेल्टा इस वाले इंसिडेंस एंगल पे डालोगे तो जो डेल्टा मिलेगा, तो थोड़ी देर के बाद ऐसा एक और इंसिडेंस एंगल आएगा जिस पर वही डेल्टा मिल जाएगा। तो ये 10 और 40 तो बहाना थे, यहाँ पे तो मुझे I1 और I2 डालना है। अब बताओ ये ग्राफ की शेप समझ में आई या नहीं आई? I1 I2 ये ग्राफ की शेप समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने कहा ना बस यही है थोड़ा सा, जहां हमें थोड़ा सा फ्लो को रोक दिया, मुझे धीमा होना पड़ा, मुझे 2-4 बातें सुनानी पड़ी, ठीक, बस हो गया काम आपका। तो यानी इस ग्राफ से हमको दो चीजें सीखने को मिली। पहली चीज क्या सीखने को मिली? फ्रॉम एबव ग्राफ, फ्रॉम एबव ग्राफ, फ्रॉम एबव ग्राफ पहली बात क्या सीखने को मिली? ये कि देयर आर टू इंसिडेंस एंगल फॉर सेम डेविएशन। एक डेल्टा पर दो लोग दावा कर रहे हैं, I1 भी दावा कर रहा है और I2 भी क्लेम कर रहा है, देयर आर टू इंसिडेंस एंगल फॉर सेम डेविएशन। लेकिन इसी ग्राफ में एक चीज और नोटिस करिए, सिर्फ सबसे बॉटम वाले पॉइंट पर, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, देखो डेल्टा घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, इस वाले पॉइंट पर यदि मैं, अच्छा इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर आपको दो आई मिलेंगे, लेकिन इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही आई है। लेकिन सही बोला आपने, या यूं कह लीजिए जिस एंगल से डाल रहे होगे उसी एंगल से बाहर निकल रही होगी, ये फील लेके आइए, ठीक है। केवल ये वाला जो पॉइंट है जो सबसे बॉटम पर है, इस डेल्टा की वैल्यू इस पूरे ग्राफ में सबसे मिनिमम है या नहीं, बोलो पहले तो ये बताइए। ये जो पॉइंट है डेल्टा, देखो डेल्टा की वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, लोएस्ट होकर फिर बढ़ने लगी, तो ये डेल्टा की तमाम वैल्यू में सबसे मिनिमम है, मतलब ये प्रिज्म का टशन है। तो इतना तो तुझे मोड़ दूंगा, प्रिज्म कहता है कि मुझ में लाइट घुस गई तो इतनी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, इतना तो मोड़ दूंगा मैं तुझे, इतना तो कम से कम मोड़ूंगा, ऐसे ज्यादा मोड़ सकता हूं। तो दिस इज द मिनिमम डेविएशन जनरेटेड बाय अ प्रिज्म। और एट दिस सिचुएशन जब डेल्टा मिनिमम होगा ना, तो आप देखिए उस समय दो I1 I2 दो नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। तो ये बात भी हमें इस ग्राफ से ही सीखनी है। तो यहां पे मैं अब इससे एक फॉर्मूला जनरेट होगा। तो फ्रॉम एबव ग्राफ एक तो हमें ये देखने को मिला, देयर आर टू इंसिडेंस एंगल फॉर सेम डेविएशन एंड व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, डेल्टा एम माने डेल्टा मिनिमम, मैंने MIN पूरा ना लिख के केवल एम लिख दिया, व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि जब डेल्टा, बाकी तो सभी एंगल पर दो आई है, ठीक है, कि मेरा डेल्टा दोनों क्लेम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का ही है वो, ठीक है। व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, जब इस डेल्टा की वैल्यू सबसे मिनिमम है, तो आपने क्या देखा, देन आपने क्या देखा कि उस समय I1 I2 एक जैसे हैं। और ये भी एक सिंपल आर्गुमेंट, जब I1 I2 बराबर होंगे तो बेटा इट इज ओबियस कि R1 और R2 को भी बराबर ही होना पड़ेगा, क्योंकि सेम स्नेल्स लॉ, सेम रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। आप खुद सोचो, जब I1 I2 बराबर हो जाएंगे तो ये कैसे अलग हो सकते हैं? जब मैं यहां स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, वही μ2 μ1 वही I1 वही R1 आएगा, वही μ2 वही μ2 वही μ1 वही I2 वही R2 आएगा। तो यानी डेल्टा इक्वल टू, जब डेल्टा मिनिमम है तो I1 I2 बराबर है, ये क्लियर दिख रहा है ग्राफ में। लेकिन साइड इफेक्ट ये होगा कि R1 R2 भी बराबर हो जाएंगे, और जब R1 R2 बराबर हो जाएंगे तो देखिए अब मैं इस सिचुएशन को इन दो फॉर्मूला में डाल रहा हूं। डालू सबसे पहले इसमें, तो इक्वेशन 1 कैसे एडजस्ट हो जाएगी, कहां मेरा डस्टर, ये रहा, ठीक है। अभी मैं बताइए, तो इक्वेशन 1 को एडजस्ट करें, ये यही वाला केस चल रहा है अभी, यही वाला। तो बताना उस केस में R1 प्लस R2 A है तो R प्लस R A हो जाएगा, ये भी R तो 2R इक्वल टू A हो जाएगा, और R इक्वल टू A/2 हो जाएगा, R इक्वल टू A/2, ठीक है। उस समय, किस समय, जब डेल्टा जनरल नहीं है, जब डेल्टा M है
और ये वाली इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, ये तो देखना इसमें गौर से, बताना I1 की जगह I2 की जगह I और A की जगह A। मुझे बताना ये मैंने सही रखा है या कुछ और एडजस्ट करना है, एक छोटी सी गड़बड़ है इसमें, बताइए, देखना चाहता हूं। मैंने इसमें तो RRA रख दिया, हाँ निकुंज, क्योंकि अब डेल्टा ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये डेल्टा मिनिमम है। जब I और I बराबर होंगे, ये फिर ऑर्डिनरी डेल्टा नहीं है। हर डेल्टा पर I1 I2 बराबर नहीं होंगे, हर डेल्टा पर I1 I2 बराबर नहीं होंगे, सिर्फ जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम होगा। ये देखो आप गौर से, तो अब बताइए यहां से डेल्टा M कितना आ गया, 2I माइनस A, तो यहां से I कितना आ गया, डेल्टा M प्लस A/2। अब आपके पास जिस समय डेल्टा मिनिमम बन रहा होगा, एक बार मैं इस फिगर को एडजस्ट करूं, जब डेल्टा मिनिमम बन रहा होगा, जब बन रहा होगा, तब ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, उस समय फिगर ऐसा दिखेगा। जिस समय डेल्टा यानी यदि इंसिडेंस एंगल इक्वल टू इमर्जेंट एंगल हो जाए तो, हालांकि ये यह स्टैंडर्ड थ्योरी नहीं है कि इंसिडेंस एंगल इक्वल टू इमर्जेंट एंगल हमेशा बराबर होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बराबर होता है, लेकिन यदि यहां ये दोनों बराबर हो गए तो ये डेल्टा पक्का मिनिमम होगा। और उस केस में या तो यहां पर या यहां पर स्नेल्स लॉ लगाइए, लगाओ स्नेल्स लॉ, तो लगाता हूं बेटा। स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ1 है, यहाँ I बनना है, μ2 इंटू साइन आर, μ2 इंटू साइन आर, क्योंकि स्नेल्स लॉ मैंने ऐसे ही लगाना सिखाया है। अब यहां से μ2 अपॉन μ1 क्या आ गया बोलो, μ2 अपॉन μ1 आ गया साइन आई अपॉन साइन आर। अब मेरे पास I और R दोनों मौजूद हैं इस समय, तो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन I की वैल्यू डेल्टा M प्लस A/2 और R की वैल्यू A/2 साइन A/2। ये है हमारा तीसरा फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं μ2 अपॉन प्रिज्म का तीसरा फॉर्मूला, साइन, ये डेरिवेशन करने को भी आ जाता है बेटा, ठीक है। तो कैसे करते हैं डेरिवेशन, वो आपके सामने है। इसको बोलते हैं प्रिज्म इक्वेशन। जैसे लेंस इक्वेशन अपनी थी, लेंस की पहचान थी, ठीक है सर, मैं NU1 में हो जाएगा, अच्छा एयर में, हाँ सॉरी, क्या ऑटो करेक्ट है नहीं, ठीक, क्या 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 लिख रहा था, इसको प्रिज्म इक्वेशन बोलते हैं या प्रिज्म फॉर्मूला भी बोल देते हैं। पेपर में आता है डेराइव प्रिज्म फॉर्मूला, तो ये डेराइव करके दिखाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार भी लगा देता हूं इस पे, इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ, निकुंज की बात माने तो इसे मिटा दूं मैं इधर, ठीक है, सभी को मिटा देता हूं मैं, अब इसी को मिटा के इसी को सभी को मिटा देता हूं, और अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पर बेस्ड। अरे यार गड़बड़ हो गई, नहीं मिटाना था मुझे, चलो एक मिनट, एक बार यहाँ पे रेफरेंस लिख देता हूँ फटाफट कोने में। एक तो R1 प्लस R2 A आया है आपका, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या निकला था, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, एक ये फॉर्मूला निकला है 1 2, और एक अभी प्रिज्म इक्वेशन μ2 अपॉन μ1 साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2, इसको क्या नाम दिया हमने, प्रिज्म इक्वेशन या प्रिज्म फॉर्मूला। अच्छा ये 2 से 2 नहीं कटेगा, बायो वाला बताएंगे, बायो वाले, हाँ हाँ बिल्कुल, डेरिवेशन करते समय ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ से ही तो हमने इस रहस्य को इजीली पाया। अच्छा मैं बायो वाला से पूछ रहा हूँ, ये 2 से 2 कटेगा या नहीं कटेगा, क्यों नहीं काट रहे सर ये 2 से 2, अच्छा नहीं कटेगा, ओके चलिए। अब आ जाइए स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है कि यदि सराउंडिंग एयर हो, सराउंडिंग एयर हो, तो फिर बताना μ1 तो एयर ही हो जाएगा ना, फॉर एयर, तो वो एयर के लिए 1 होती है, फॉर एयर μ1 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला केवल कितना रह जाएगा, μ2 इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 साइन A/2। तो मोस्ट, अब क्लास में जब 2 अभिषेक होते हैं तब μ1 μ2 लिखते हैं, अब तो एक ही म्यू रह गया, तो जनरली हम इसको फिर ऐसे ही लिख देते हैं, सिर्फ ऐसे म्यू। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप इसी को याद रखो, बस इसी को याद रखो, जब इससे सारे काम हो जाएंगे तो क्यों हम इसको तकलीफ दें। तो चलिए
कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं ना, सस्ते बढ़िया। तो मैंने एनसीईआरटी उठा ली है। ओके, देखिए आगे पीछे आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज का 9.6 पकड़ रहा हूं। एक्सरसाइज का 9.6 फॉर्मूला बेस्ड है, यानी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा जो वार्म अप होता है ना, ठीक। अब प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हमें इस सवाल में μ2 नहीं दे रखा, क्योंकि ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म का, ये सराउंडिंग का। तो उसने पहली लाइन में बोल दिया कि हमें नहीं पता ग्लास का क्या है। A parallel beam of light is incident on the face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40. तो डेल्टा m अपने मुंह से बोल रहा है, वो मिनिमम डेविएशन 40 है। What is the refractive index of the material of the prism? If the refracting angle of the, मतलब μ2 पूछा है, डेल्टा m दे रखा है, ठीक है, और उसने पूछा है रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो कोई मुझे बताएगा ये 60 डिग्री क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। हाँ, ए समझ में आया ना, ए, ठीक। चलिए पहले इतना करते हैं, तो बेटा इतना करते हैं, इतना इतना, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड, पहला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है ना, तो सॉल्यूशन इसका, हालांकि सबको पता है फॉर्मूला बेस्ड है, फिर भी मैं एक बार बता दूं, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट, मैंने अपना कैलकुलेटर ऑन कर लिया है। μ2 की जगह क्या लिखूं, μ2, नीचे क्या लिखूं, जब सराउंडिंग नहीं दे रखा हो तो एयर लेके 1 रख देना, साइन की जगह साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, 60 और 40 100 अपॉन 2 साइन 50, और ये साइन 30। ये क्या हुआ, अरे तो भजन चल गया इसमें, हाँ, साइन 50 अपॉन साइन 30। तो μ2 यानी म्यू ग्लास। अब साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, 1/2। अब ये कैलकुलेशन है बेटा, ये आप अपने आप देखना। अब कई लोग यदि साइन की वैल्यू नहीं जानते हैं कैसे निकालते हैं, तो बेटा मुझसे बोल देना, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है 11th वालों के लिए, उसे देख लेना कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं। फिलहाल तो मैंने साइन 50 की वैल्यू ढूंढ ली है, मेरे पास कैलकुलेटर है 0.7660, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.532। ये मैंने μ2 यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया, ग्लास का, ठीक। अब मेरे पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, फटाफट कर देता है वो। बी, अब बी में क्या बोला है, उसने बोला है इस प्रिज्म को हमने पानी में डुबो दिया, ग्रुप 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 पानी में, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33। तो कहानी में, तो यानी प्रिज्म ये होगा, प्रिज्म का ये 60 डिग्री है, स्टार्टिंग में बोला था। इसका जो μ2 है ये हमने अपनी मेहनत से निकाल लिया। अब इसका μ1 1 नहीं रहा, 1.33 हो गया है, जैसा सवाल कह रहा है भाई। तो अब एक मिनट सुनना, जब मैं इस फॉर्मूले को उठाऊंगा, थोड़ा सा मेहनत करिए। तो जब μ1 चेंज हो गया है, क्योंकि पिछले सवाल में मैंने ये 1 रख के सोल्व किया है, लेकिन जब मैं इसे पानी में डुबो दूंगा तो डिनोमिनेटर μ1 की जगह 1.33 करना पड़ेगा। तो इसका असर ए में तो दिख ही नहीं सकता, क्योंकि ए इज द सॉलिड एंगल, वो प्रिज्म की ज्योमेट्री है। पानी में इतनी ताकत नहीं होगी कि प्रिज्म को पिचका दे। तो बताना μ1 यदि चेंज होगा तो इसका असर डेल्टा भी तो जाएगा, इसका असर, क्योंकि यदि एलएचएस में कोई परिवर्तन हो रहा है तो आरएचएस में भी तो परिवर्तन नहीं होगा, तभी तो इक्वेशन इक्वल मैनेज होगी। तो जो फॉर्मूला है वो इस रूप में दिखने लगेगा, किस रूप में, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा डैश। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अब डेल्टा पर ही डैश आएगा, ना कि ए पर। आप ये सोचने लग जाओ ए पर डैश आएगा, यदि यहां वैल्यू बदल गई है तो। आप कितने लोग इस सवाल को कर सकते हैं, बस वैल्यू डालनी है। ये 1.532 है, ये 1.33 है, मैं ही कर देता हूं, ठीक है। किसी ने साइन ए प्लस डेल्टा डैश m/2, और ये ए साइन 60 है, ये अपॉन 2 साइन 30 हो गया। साइन 30 वहां जाके तो देखो 1.532 अपॉन 1.33 इंटू साइन 30, जो कि 0.5 है, साइन ए प्लस डेल्टा डैश m/2। अब मैं अपना कैलकुलेटर ऑन करता हूं, ठीक है। निकुंज ने आंसर भी निकाल दिया, देखो 1.532 इंटू 0.5 और डिवाइड करना है 1.33 से। ये मैंने 1.33 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ रहा है 0.5759, तो 60 कर देता हूं उसको। फिर इसका साइन इनवर्स निकालू मैं,
साइन इनवर्स निकालूं तो मेरे पास साइन इनवर्स निकालने का भी है कैलकुलेटर में, 35 आ रहा है ये साइन इनवर्स को एडजस्ट करके a प्लस डेल्टा डैश m/2, जिसमें 2 को इधर ले जाओगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, a की वैल्यू 60 है, तो डेल्टा डैश m 10 डिग्री हो गया। अब मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता हूं। ये तो मैंने वार्म अप क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कायदे से मुझे कराना भी नहीं चाहिए था कि बेटा वैल्यू दे रखिए कर लेना, नहीं कराना चाहिए था एज ए टीचर, अपने आप करो ऐसे सवाल दो। लेकिन अब मैं इसमें एक चीज और दिखाता हूं जो 1 नंबर का कंसेप्चुअल पास्ट ईयर बोर्ड में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में। वो ये कहता है कि यदि हम इसे बढ़ाएं तो इस पे क्या असर आएगा। अब स्मार्ट बंदे तो प्ले कर जाते हैं कि इसे बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू घटेगी तो डेल्टा भी घटेगा, लेकिन सामने भी मैथमेटिकल दिख रहा है। पहले डेल्टा एम था 40 जब एयर में रखा था प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन 40 था जब एयर में रखा था, पानी में डालते मिनिमम डेविएशन 10 हो गया, यानी जैसे जैसे पहले ये 1 था ये 1.33 हुआ, पिछले सवाल में ये 1 था इसमें 1.33 हुआ, तो जैसे आपने इसे बढ़ाया तो क्या हुआ इसे बढ़ाने पर क्या कह रहा हूं मैं, आपका डेल्टा एम घट गया। ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, इसे तो मिटा दूं, इस स्पेशल केस का कोई खास यूज नहीं है। ये आपको शीट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर दे दिया मैंने। ठीक, अब आ जाइए एनसीईआरटी का एक और बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, वो है मेरे में क्वेश्चन नंबर 9.22 है। मेरे में से मतलब क्योंकि एनसीईआरटी में चेंज हो गया ना, कुछ नई एनसीईआरटी में रिफ्रेश हो गई है, कुछ सवाल घटा दिए। 9.22 वो कह रहा है एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60। मतलब एक प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 है, यानी आप समझ गए ये वाला एंगल 60 है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 है, तो कितने एंगल, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 वो 1.524 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। बेटा ग्लास में भी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर जाती है, तो जरूरी नहीं हर बार 1.5 ही लेना है, सवाल में जो दे रखा है वो लेना है। ठीक है, जैसा दे रखा है, ग्लास भी अलग अलग वैरायटी अलग अलग क्वालिटी के जनरेट आते हैं, तो इसका 1.524 है। तो वो क्या कर रहा है, इधर से कितने एंगल पे लाइट डालें सो दैट इट जस्ट सफर टीआईआर एट द अदर फेस। मतलब सवाल मैं समझाता हूं, सवाल कह रहा है देखिए इधर कि मैं इधर कितने एंगल से लाइट डालूं। जैसे मैंने यहाँ लाइट डाल दी, ये इंसिडेंट लाइट है, तो पहली जिम्मेदारी मेरी यहाँ नॉर्मल डालने की होगी, ये नॉर्मल डाल दिया मैंने। इस एंगल को हम क्या पुकारते आ रहे हैं, I1। अब ये लाइट सीधी नहीं जाएगी, ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की ओर, दिख रहा है बेंड करी है ना मैंने, ये बेंड कर दी मैंने, इस एंगल को R1 बोला है मैंने, बोला है ना। फिर मैं यहां नॉर्मल डालूंगा, यहां नॉर्मल डाल दिया मैंने, ये इसको O बोला है, ये R2 बोलूंगा इसे। अब सवाल क्या चाह रहा है कि मैं यहां कितने एंगल से लाइट डालूं, यहां कितने एंगल से लाइट डालूं जिससे कि एक फेस पे लाइट डालूं, दूसरे फेस पर जस्ट टीआईआर हो। जस्ट टीआईआर होता है जस्ट टीआईआर की शुरुआत, यानी ये। अब टीआईआर याद है तो याद आ जाएगा, यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जस्ट इस सरफेस पे लाई करने लग जाए, 1.1 डिग्री भी एंगल बढ़ गया, बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ टीआईआर है नहीं बोलो ये, क्योंकि इसके बाद यदि एंगल बढ़ा तो ये अंदर ही मुड़ेगी, क्योंकि अंदर ही मुड़ेगी। अब टीआईआर होने के लिए दो शर्तें चाहिए। दो शर्तें कौन सी, द लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो गौर से देखिए, ये वाली जो लाइट है ये डेंसर से रेयर जाने की ही कोशिश कर रही थी, है ना। दूसरी कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, है ना, तभी तो टीआईआर होगा। अब लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी है कि इट जस्ट स्टार्ट टीआईआर, तो इसका मतलब ये, एक मिनट, अच्छा बताइए साइन सी 1/म्यू होता है या नहीं होता, बोलो। साइन सी 1/म्यू बहुत अच्छा है। अच्छा मैं क्यों μ2 बोलो या म्यू बोल दो, क्योंकि इसमें μ1 है ही नहीं, μ1 तो है ही नहीं ना, क्लियर है वो। तो साइन सी 1/म्यू होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं 1 डिवाइडेड बाई 1.524 कर रहा हूं, तो ये वैल्यू आएगी साइन सी की 0.6562। अब इसका इनवर्स लेना है 41 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल हो गया 41 डिग्री। ठीक, अरे बताया तो था, निकुंज पूछ रहा है हम पेपर में कैसे निकालेंगे। पेपर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलती है बेटा, यदि ऐसी कोई वैल्यू फंसती है
तो पेपर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलती है, ये आपका हक है। लॉग टेबल मिलती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलती है, और उन्हें देख के वापस करनी होती है उन्हीं को। वो पूरे एक क्लास में एक होती है, जिसको चाहिए होता है वो ले लेता है, फिर जिसको जरूरत होती है उसको पास कर देता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, लॉग टेबल आपको देखनी आनी चाहिए। तो ये सी हो गया 41 डिग्री, सॉरी सी आ गया 41 डिग्री क्रिटिकल एंगल। तो आप R2 को देखिए, गाना गा रहा होगा ना, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे। तो ये R2 ही तो, गंगाधर तो शक्तिमान है, ये R2 ही तो सी बन चुका है। तो इसका मतलब R2 की वैल्यू भी 41 डिग्री हुई, बोलो, क्योंकि ये जो सी है वो R2 ही तो है, ये वाला, कि ये क्रिटिकल एंगल है, तभी तो ये ऐसे लाई कर रहा है। अब आपको ये 41 पता चल गया, ठीक। और आपको ये पता है R1 प्लस R2 ए होता है, R1 प्लस R2 ए होता है या नहीं होता, बोलो, जिसमें आप R2 निकाल चुके हो कि ये कितना है 41 और ए 60 डिग्री है, R1 आ गया 19 डिग्री, यानी यहां से यहां से यहां पहुंच के यहां तक पहुंच गए 19। अब कितनों को लगता है अब हम निकाल लेंगे I1? अब कितनों को लगता है अब तो निकाल लेंगे? अब फिर से स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक निकुंज, शाबाश, स्नेल्स लॉ यूज कर लीजिए। तो जब मैं इस जगह, मान लो इस जगह का नाम M है, तो स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं एट M, तो 1 है यहां पर, 1 इंटू साइन I1, क्योंकि इधर में एयर ही, जब कोई मीडियम नहीं तो एयर है, 1 इंटू साइन I1 इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.524 इंटू साइन 19। स्नेल्स लॉ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बेसिक फॉर्मूला ये। तो मुझे क्या करना है, 1 पॉइंट पहले साइन 19 निकालना है, वो मैंने निकाल लिया 0.3255। ओके, उसमें 1.524 का मल्टीप्लाई करना है, 1.524 का मल्टीप्लाई, ये पूरी कैलकुलेशन आ रही है 0.4962, ये साइन I1 आ गया। तो I1 इनवर्स निकालने की देरी है बस, शिफ्ट साइन इनवर्स 29.7। आसान था ना सवाल? ठीक है, एक बार शीट उठाता हूं, आसान सवाल करवा देता हूं, सुनते चलो। कहां गई शीट? ये रे, स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, सस्ते सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक। अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म, रे ऑप्टिक्स खल्लास, फिर वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे, है ना। वो अगली क्लास के लिए छोड़ दिया मैंने, जो मुझे पढ़ाना है, लेकिन आज ठीक। ओह फाइनली, हाँ बेटा, ठीक। हमारा है, देखो 45 क्वेश्चन क्या है, 45 क्वेश्चन वो कह रहा है, इफ थिन प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री एंगल, प्रिज्म का एंगल 60, तो यानी A इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, गिव्स मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री दे रखा है। व्हाट इज द म्यू ऑफ द प्रिज्म? म्यू निकालना है ना, ठीक, म्यू निकालना है, और उसके बाद निकालना है, यानी एक तो म्यू निकालना है और स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, ये दोनों चीज निकालनी है। बहुत आसान है, पहले हम म्यू निकाल लेंगे इससे। अच्छा, ये बात समझ गई ना, जब सराउंडिंग कुछ नहीं दे रखी हो तो वो एयर लेनी है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू इक्वल टू, इसे म्यू लिख दिया, इसे 1 लिख दिया, म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2, 60 और 30 90 डिवाइडेड बाई 2 45, और साइन A बाई 2, साइन A बाई 2 कितना 30। इज इट ओके? अरे 5 से काट दूं मैं, 5 ने 45, 5 इंच 9 बटे 6 लिख दूं, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक। चलिए, तो म्यू इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो म्यू भाई साहब कितने आ गए, म्यू आ गया √2। पहला सवाल का जवाब हमने म्यू निकाल के इसके मुंह पे मारा, ले म्यू ले, तू म्यू ले, 1.414 लिख दो इसको, ठीक। साइन से साइन काट दो, और क्या, जो चल रहा है चलते रहने दो, और क्या। ओके, अब v कैसे निकलेगा? तो वो ऐसे निकलेगा, सिंस म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी ऑल्सो, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी भी तो होता है, तो v कितना हो गया, c अपॉन म्यू, तो c की जगह क्या लिख दूं, 3 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट है, म्यू की जगह √2, इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर है। मैं यहाँ फंडामेंटल सिखाने के लिए हूं। अब देखिए होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इस जैसा है, क्वेश्चन नंबर 47 एनसीईआरटी जैसा है, पानी में डाल दिया। कुछ चीजें आप करिए, मैं मतलब का क्वेश्चन कराता हूं, मैंने लगभग सब मलूक सवाल करा दिए,
बस एक क्वेश्चन 51 कराता हूं, बीच के सारे क्वेश्चन होमवर्क में, सारे आसान है सवाल, आप करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 51 कराता हूं, ठीक है। 51 वो कह रहा है कि एक प्रिज्म है, ये रहा प्रिज्म, ठीक है, ये है हमारा 90 डिग्री। अब आ गया ना 90 डिग्री, हर जरूरी नहीं है कि हर इक्विलेटरल प्रिज्म हो। अच्छा ये 60 है तो ये कितना होगा 30। ये है ए बी सी, ठीक है प्रिज्म। अब देखिए एक लाइट डालिए यहां पर, ये लाइट डालिए इसमें ऐसे ऐसे डालिए और नॉर्मली डालिए उस स्पेस पे एसी पर। तो ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इफ म्यू इक्वल टू √3। इसका म्यू √3 है, तो इस पाथ को कंटिन्यू ट्रेस करिए। एक्चुअली फिगर तो केवल इतना दिया था, फिगर तो सिर्फ इतना दिया है ये, मैं आपको क्यों आगे बढ़ाऊं, ठीक है। पहले तो देखिए इस पाथ को आगे ट्रेस करना है। सवाल ये कर रहा है कि इसको कंटिन्यू करिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द लाइन, है ना लाइट। तो देखिए सबसे पहली बात, क्योंकि ये लाइट नॉर्मली है तो यहां आई 0 हुआ तो R 0 होगा, ये लाइट सीधी ही जाएगी। ये बात मैंने रिफ्रैक्शन के पहले दिन बता दी थी, पहले दिन बता दी थी। यहां पर I की वैल्यू 0 है, लाइट नॉर्मली डालिए यानी I तो 0 हुआ ना, तो जब I 0 होगा तो I 0 होगा तो R 0 होगा, ये लाइट सीधी निकल जाएगी। तो पहली बार कोई यहाँ पे बेंड नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, नहीं घोड़ी नहीं चाल। अब ये लाइट डेंसर से रेयर जा रही है ना, ठीक है, पॉसिबल है कि TIR ही हो जाए। तो इसको जानने के लिए यहां पे पहले नॉर्मल डालिए, ये मैंने नॉर्मल डाल दिया। तो दिस विल बी द न्यू इंसिडेंस एंगल एट दिस पॉइंट, मान लो नाम देता हूं N, यहां पर यही तो होगा इंसिडेंस एंगल। अब अपनी ज्योमेट्री का प्रयोग करके बताइए ये आई कितना होगा, ये वाला, ये भाई साहब एंगल कितना होगा, ये जो भी है अपनी ज्योमेट्री लगाइए 9th 10th लास्ट, इससे ऊपर नहीं उठना है। बताइए 90 60 30 घुमा के बताइए कितना होगा ये। जी हाँ माधव, क्या मैं देखना चाह रहा हूँ, ये अपने आप कर सकते हो अंशेत निकुंज, बिल्कुल ठीक। जी हाँ ये 30 होगा, ये नहीं सभी बता रहे, क्योंकि ये 90, ये 90, ये 30, ये 60 है ना, तो बचा हुआ 30 हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल है ना आपने डाला। अब आप बताइए स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पर, माना मुझे लगता है कि ये TIR नहीं होगी, तो डेंसर से रेयर जाने वाली रे नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो सीधी तो नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर। तो अभी इस एंगल को निकाल देते हैं, मान लो इसका नाम मैंने R दे दिया, तो स्नेल्स लॉ लगाऊं। देखो R ये किस मीडियम में बनना है, 1 × sin R इक्वल टू ये बनना है √3 में, √3 × sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, दिस इज sin R, R इक्वल टू 60 डिग्री, ये भाई साहब 60 है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे कंफर्म है कि बाहर निकली, मुझे कोई कंफर्म नहीं था, मे बी पॉसिबल अंदर TIR हो जाता, लेकिन यदि अंदर TIR होता तो ये ऊट पटांग वैल्यू आती, ऐसी वैल्यू आती कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। ये ऐसी वैल्यू आ जाती कि R, मान लो R की वैल्यू आ जाती 205, तो 205 कैसे हो सकता है, R की वैल्यू लास्ट 90 तो होगा, है ना ये चीज। तो बताइए आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, सब समझ में आया ना। एक बार जो मैंने लुल्लू से क्वेश्चन दिए कर लेना, मजा आया है नहीं, धुआं कर दिया ना मैंने, है नहीं, धुआं कर देता हूं ना मैं पढ़ाते वक्त, सच्ची बताओ। हाँ जा सकते बिल्कुल, अरे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आप चलिए बेटा।